भाई न्यूटन ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमने एक बार साइकिल चला करके छोड़ दी तो वो तो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो एक्सप्लेन कर रहा है। बट ऐसा तो हमारी डेली लाइफ में होता नहीं। वो तो भी न्यूटन की लाइफ में कहाँ से पॉसिबल हो गया भाई? न्यूटन क्या अलग था, वो क्या दूसरे मंगल प्लानिट पे था है? तो फिर इसमें सोचो कि न्यूटन ने सही कहा या गलत कहा? गलत कहा है? नहीं, न्यूटन ने सही कहा। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे कि फोर्स आखिर होता क्या है, बेसिकली फोर्स क्या होता है। तो फोर्स को अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो फोर्स इज ए एक्सटर्नल एफर्ट है। मतलब बाहर से जो आप मेहनत करते हो उसी को हम एक्सटर्नल एफर्ट, उसी को हम फोर्स कहते हैं। किसी बॉडी पर हम अप्लाई करेंगे तो जब वो एक्सटर्नल एफर्ट हम अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ देखने को मिलता है। वो एक्सटर्नल एफर्ट बॉडी की शेप भी चेंज कर सकती है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है ऐसे सीधा जा रहा है और हमने इधर से एफर्ट लगाई तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। और क्या कर सकता है फोर्स? जैसे हमने आटे का वो एक पेड़ा लिया, उसको अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे ही हम चकले पर रोटी रखते हैं, आटा रखते हैं, उसे ऐसे बिलोते हैं तो क्या होता है? फ्लैट हो जाता है ना आटा, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो फोर्स कहने का मतलब ये है बहुत सारे कोर्स कर सकता है। फोर्स एक ऐसी एफर्ट है, फोर्स एक उस एक्सटर्नल एफर्ट को कहते हैं जो चेंज कर सकता है। क्या क्या चेंज कर सकता है वो? किसी बॉडी की स्टेट को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसे स्टेट में ला देगा, रेस्ट में ला देगा, और रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा। तो मैंने यहाँ पर ना मोशन से रेस्ट और रेस्ट से मोशन दोनों के लिए यूज कर लिया है, ठीक है। जैसे फैन चल रहा है, हमने एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई किया तो फैन बंद हो जाएगा। तो फोर्स ने क्या किया? एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेट में ला दिया, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, हमने इधर से आके उस पर ऐसे पुश किया, धक्का मारा, तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है ना। तो फोर्स इतने सारे काम कर सकता है एक साथ ही। इसे मत देखो, तुम यहाँ पे देखो, उस पर फोकस मत करो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो फोर्स क्या हुआ? बेसिकली आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो उसे जैसे आपकी मर्जी। जैसे फोर्स इज आ सिंपली पुश एंड पुल विच कैन चेंज स्टेट ऑफ द बॉडी। मोशन से रेस्ट में ला देगा और रेस्ट से मोशन में ला देगा और मूविंग ऑब्जेक्ट को। और विच कैन चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है ये? विच कैन चेंज शेप एंड साइज। साइज और शेप का मैंने एग्जांपल अभी दिया आपको आटे वाला लेकर के, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिकली फोर्स। समझ में आया फोर्स क्या है? क्लियर है? अब हम जानते हैं कि हमारे फोर्स के कितने तरह के होते हैं। हमारे नेचर में फोर्स कितने तरह के होते हैं? बेसिकली फोर्स तो बहुत तरह के होते हैं हमारे नेचर में। हमें जैसे जैसे फोर्स दिखते हैं, जैसे जैसे हमें इवेंट्स दिखती है, फिनोमिना दिखती है, उन्हीं के बेसिस पर हम फोर्स के नाम रख देते हैं। फिर भी हमने क्लास 9th में फोर्स को दो कैटेगरी में रखा है, बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स। हालांकि फोर्स जो है बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं और बस वही 4 टाइप्स के फोर्स है, उसके अलावा कोई और फोर्सेज नहीं होते। वो हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और फिर वीक न्यूक्लियर फोर्सेज है एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज है। तो ये 4 फोर्सेज है, इनके अलावा कोई और फोर्सेज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। सभी फोर्सेस उन्हीं 4 फोर्सेस से मिलकर के बने हुए हैं। वो यहाँ पर हमारी स्टडी नहीं रहेगी। हम जैसे क्लास 11th और 12th में जाएंगे वहाँ पर जानेंगे थोड़ा सा कि बेसिकली रूट कोज क्या है फोर्सेस का। तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं। और देर आर ओनली 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, नंबर 1 बैलेंस फोर्स एंड नंबर 2 नॉन बैलेंस फोर्स। तो यहाँ पर मैं टाइप ऑफ फोर्सेस लिखता हूँ, टाइप ऑफ फोर्सेस 9 के अकॉर्डिंग। नंबर 1 एक तो होता है आपका बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है आपका अनबैलेंस फोर्स या नॉन बैलेंस बोल दीजिए, नॉन बैलेंस फोर्स। ये दो फोर्सेस आपकी होती है, ठीक है। अब इनको हम समझते हैं कि बैलेंस कब कहेंगे और नॉन बैलेंस कब कहेंगे। तो हमने देखा एक बॉडी है हमारे पास। इस बॉडी पर ना हमने फोर्स लगाया इधर से, इतना ही फोर्स किसी ने लगा दिया इधर से आकर के। तो हम देखते हैं फोर्स तो वर्क कर रहा है, और फोर्स की डेफिनेशन क्या करी है हमारी? विच कैन चेंज स्टेट।
स्टेट में है, रेस्ट में है, हमने फोर्स अप्लाई किया और हमने देखा इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, तो फिर हमने सुना हमारी डेफिनेशन गलत है भी। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि डायरेक्ट इसकी शेप चेंज नहीं हो रही है और ये स्टेट भी चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन हमने बाद में फिर गौर किया कि एक फोर्स इधर से है और एक फोर्स उधर से, एक इधर से लगा रहा है फोर्स, एक उधर से लगा रहा है, तो इसका फोर्स इससे बैलेंस हो गया और ये बॉडी कहीं नहीं गई, यहीं की यहीं रेस्ट में रही। तो ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस कहेंगे, यानी कि जब एक बॉडी पर दो या फिर दो से ज़्यादा फोर्स वर्क करेंगे और ओवरऑल रिजल्ट निकालेंगे हम सभी फोर्सेस का। यार मान लीजिए ये F1 फोर्सेस है और ये F2 फोर्सेस है, इन दोनों का हम रिजल्ट निकालते हैं, F1 और प्लस F2, इन दोनों का हमने रिजल्ट निकाला तो हमने देखा इनका रिजल्ट 0 आया। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तब इस बॉडी पर जो जितना भी फोर्सेस होंगे उन सबको क्या कहेंगे हम, बैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस क्या हो गए, इफ 2 or more than force are work together on a body and their resultant equal to 0, then these forces will said to be बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स भी होते हैं, अकेला बैलेंस फोर्स नहीं होता, हमेशा किसी के साथ रहेगा। कभी आप एक फोर्सेस को कहो, एक फोर्सेस कैसे बैलेंस हो जाएगा, एक और होगा उसके साथ में, ठीक है। अब इसके एग्जांपल हमें डेली लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलते हैं। कैसे, जैसे हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ पे जब हम खड़े हैं तो हमने अर्थ को दबाया, ये ऊपर से दबाया ऐसे, या यहाँ पर मान लीजिए ये आप है इस तरीके से, ठीक है, और आपने अर्थ को ऐसे दबाया, अर्थ को दबाया मीन्स आपने अर्थ पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये फोर्स एक अप्लाई किया और इस फोर्स की वैल्यू बच्चों mg होती है। कैसे mg होती है वो हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल mg समझिए आप कि इस फोर्स की वैल्यू mg होती है। ये आपने अर्थ पे एक्शन किया, इसको एक्शन का फोर्स भी बोल सकते हैं। फिर अर्थ ने रिएक्शन किया, जैसे हम किसी के रैपट मार देते हैं, एक्शन किया हमने, तुरंत वो रिएक्शन करता है, गुस्सा आ जाता है तुरंत उसे, है ना। तो एक्शन और रिएक्शन, तो आपने ग्राउंड पे एक्शन किया और इधर से ये रिएक्शन किया, ये दोनों फोर्सेस इक्वल है और दोनों फोर्सेस इक्वल होने की वजह से हम ग्राउंड में नीचे नहीं जाते और ग्राउंड हमें ऊपर नहीं लेके जाती, हम वहीं पे वहीं रहते हैं जैसे मैं खड़ा हूँ। क्यों, बोथ फोर्सेस आर बैलेंस फोर्सेस। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस किसके एग्जांपल हो गए, बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल हो गए। सिंपल। ऐसे टग फोर होती है, टग फोर समझते हैं ना, उसमें ऐसा होता है कि कुछ एक रस्सी दे दी जाती है बच्चों को, एक टीम इधर बना देते हैं, एक टीम इधर बना देते हैं, है ना। ये रस्सी है और इधर बहुत सारे आदमी मिल करके, बहुत सारे बच्चे मिल करके इस रस्सी को खींचते हैं और इधर वाले भी खींचते हैं, जो खींच लेते हैं वही जीत जाता है ना। जब ना तो ये खींच पा रहे, एक कंडीशन ऐसी होगी, ना तो ये रस्सी को ये खींच पा रहे, ना ये खींच पा रहे, ना रस्सी इधर जा रही है ना रस्सी इधर आ रही है, तब उस कंडीशन पर इस रस्सी पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, 0, और उस कंडीशन पर लगने वाले फोर्सेस क्या कहलाए जाएंगे, बैलेंस फोर्सेस। तो टग ऑफ वॉर में कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे, बैलेंस फोर्सेस। हर एक कंडीशन पर नहीं करेंगे, केवल तब जब वे बैलेंस हो जाएंगे। आप सब्जी तोल रहे हैं अपनी, तो वो सब जब सब्जी तोलता है तो वो बैलेंस करके देता है ना। आप जितना वेट ले रहे हो उतना ही वेट उधर रख देता है, वो तो सीधी सुई ऐसे खड़ी हो जाती है ना, बैलेंस करता है वो भी बैलेंस फोर्सेस का एग्जांपल हो सकता है। तो ये होता है हमारे बैलेंस फोर्सेस। क्लियर है। नाउ वी कम टू अनबैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स। इसका अपोजिट कर दीजिए, एक बॉडी है, उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे। अगर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे तो उनका रिजल्ट 0 भी नहीं आएगा। कैसे, देखिए कैसे, जैसे ये मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, एक आदमी ने आके इधर से फोर्स अप्लाई किया इस पे ऐसे टेढ़ा, एक ने इधर से अप्लाई किया और एक ने इधर से अप्लाई किया, ये F1 हुआ, ये F2 हुआ और ये F3 हुआ, और बॉडी इधर की तरफ मूव करने लगी। 3 फोर्सेस। क्यों मूव कर रही है ये, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये तीनों आपस में मिलकर के एक बड़ा फोर्स बना रहे हैं, वेरी लार्ज एफर्ट बना रहे हैं। एक एफर्ट इधर से आई, एक एफर्ट इधर से आई, एक एफर्ट इधर से आई, तो 3 एफर्ट मिली और तीनों एफर्ट मिल करके एक लार्ज एफर्ट बनती है। मीन्स F1 प्लस F2
प्लस F3 इक्वल टू नॉट जीरो। जीरो नहीं रहेगा ये, कभी आप इनको जीरो कर दो, जीरो नहीं रहेगा। तब अब ये फोर्सेस कैसे कहलाएगी आप? आंसर नॉन बैलेंस फोर्सेस कहेगा। तो नॉन बैलेंस की डेफिनेशन क्या बनेगा? इफ टू और मोर फोर्सेस वर्क ऑन ए बॉडीज एंड देयर रिजल्टेंट will not equal to zero, then this force is said to be unbalanced forces. It is clear? Okay. ये हो गया, नॉन बैलेंस ये होगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब हम नॉन बैलेंस और बैलेंस फोर्सेस में एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं। उसको हमें पता होना चाहिए कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड नॉन बैलेंस फोर्स। तो एक डिफरेंस तो आपको डेफिनेशन से मिल रहा है, देयर रिजल्टेंट विल इक्वल टू जीरो एंड देयर रिजल्टेंट विल नॉट इक्वल टू जीरो। उसमें कुछ ना कुछ रहेगा, या तो 5 रहे या 6 रहे, कुछ भी रहेगा, है ना। और हमेशा बैलेंस फोर्स के लिए क्या कंडीशन है? अपोजिट, दूसरा फोर्स इज अपोजिट नहीं होगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो ये फोर्स हमने ऐसे अप्लाई किया ना, तो इधर से अप्लाई करने के लिए इधर से एक फोर्स चाहिए, और ये कैसा है? अपोजिट। तो बैलेंस फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एंड अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू F2। ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो अपोजिट के लिए हम अब से यहाँ पर माइनस लगा करके चला करेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? दीज फोर्सेस आर अपोजिट टू दिस फोर्सेस, दिस फोर्स इज अपोजिट टू दिस फोर्स। माइनस का बस यही रोल है और कुछ रोल नहीं है यहाँ पे। कभी आप माइनस समझ करके बैठ जाओ कि ये कम फोर्सेज है, कि -5 न्यूटन और +5 न्यूटन, तो प्लस को 5 वाला बड़ा हो गया, ऐसा मत समझना। दोनों की ताकत बराबर है, वो बस अपोजिट है। कभी तनिष्क तू कभी ऐसे सोचा है मुझे ये +5 है और ये -5 न्यूटन है, तो कौन सा बड़ा नंबर हुआ? वे वही जवाब दे रहा है। ये फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अभी बताया मैंने, कौन सा बड़ा है? कोई तो बड़ा नहीं, दोनों बड़ा है। हाँ, वैसे नंबर में हम बात करेंगे तो बेसिकली +5 बड़ा होगा, लेकिन हम नंबर कोई ना पढ़ रहे हैं। ये फोर्सेस है, तो बोथ फोर्सेस आर इक्वल। ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल है। क्लियर हुआ? और क्या है इसमें? अच्छा, इधर सुनिए और सुनिए बच्चों, इसमें ना हम जैसे ओवरऑल फोर्सेस को यूज़ करते हैं, एक वर्ड आएगा अभी नेट फोर्सेस। अब ये नेट फोर्सेस का मतलब क्या होता है उसे समझिए। जैसे मैंने अभी इस बॉडी पर F1 और F2 दोनों को ऐड किया, तो ओवरऑल फोर्सेस कितने हैं? 2 फोर्सेस है। तो इन ओवरऑल को, ओवरऑल वर्ड की जगह हम नेट वर्ड यूज़ किया करेंगे। नेट का मतलब ओवरऑल की बॉडी पर टोटल कितना फोर्सेस लग रहे हैं, उसको हम कहते हैं नेट फोर्सेस। नेट का मतलब ये होता है, अब कंफ्यूज होते हैं बच्चे नेट क्या है, ये नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब कि कंप्लीट बॉडी पर कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उन सबको हमने काउंट कर लिया, उसको हम नेट फोर्सेस कहते हैं। तो नेट फोर्स कितना है इस पे? F1 + F2। तो इनका नेट फोर्सेस कितना होता है? 0, और इनका नेट फोर्सेस 0 नहीं होता। ठीक है, एक डिफरेंस ये है इनमें, 2 डिफरेंस हो गई। और ये अगर स्टेशनरी बॉडी पर अगर हमने अप्लाई कर दिया बैलेंस फोर्स, तो वो स्टेशनरी रहेगी, रुकी रहेगी, रेस्ट में रहेगी। और ये अगर किसी बॉडी पर अप्लाई हो गया तो उसकी वो सब कुछ कर सकता है, तो शेप चेंज कर सकता है, रेस्ट में भी कर सकता है बॉडी को, और मोशन में होगी तो रेस्ट में भी ला सकता है, साइज भी चेंज कर सकता है। तो ये कुछ भी कर सकता है। नॉन बैलेंस फोर्सेज वो फोर्सेज होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक तो हुआ हमारे ये फोर्स के बारे में, अबाउट दी फोर्सेज, व्हाट इज फोर्सेज। नाउ फोर्स से रिलेटेड हमारे लॉज बने हुए हैं। फोर्स से रिलेटेड हमारे फोर्स से रिलेटेड हमारे लॉज बने हुए हैं। बेसिकली
फोर्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो न्यूटन ने की है हमारे। किसने की है? न्यूटन ने की है। तो इसीलिए फोर्स का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत उसी ने कर रखी फोर्स पे। तो फोर्स के रूल होते हैं, कुछ लॉ होते हैं। कोई बॉडी कब रेस्ट में होगी और कब वो चलेगी। किसी बॉडी को रेस्ट में है और उसे हमें चलाना है, तो चलाने के लिए कितना फोर्स हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, कितने फोर्सेस की रिक्वायरमेंट रहेगी कि वो चल जाए। तो ये कैसे पता चलेगा? हमें कैलकुलेशन से पता चलेगा। मेजरमेंट करेंगे कि एक हमारे पास ये बॉडी है और इस बॉडी के पास कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होंगे, तभी तो ये रेस्ट में है। अब उन कैरेक्टर्स को ढीला करने के लिए, उन कैरेक्टर्स को तोड़ने के लिए हमें इधर से फोर्स अप्लाई करना होगा। तो मैं कितना फोर्स अप्लाई करूँ कि ये चलने लग जाए? तो पहले इसको समझना होगा, इसके जो कैरेक्टर है ना वो समझने होंगे। जब मैं इसके कैरेक्टर समझ लूँगा तब मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे इतना फोर्स इस पर अप्लाई करना होगा। एक बॉडी आ रही है ऊपर से, बहुत दूर से घूमती हुई बॉडी आ रही है, या क्रिकेट की एक गेंद आ रही है ऊपर से फिरकती हुई और मुझे कैच लेना है। अब मैं जानता हूँ जब मैं उसको कैच करूँगा तो मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा वो फोर्स लगाएगी, एफर्ट करेगी और मेरे हाथों में चोट देगी। मेरे हाथ डैमेज भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों में चोट लगे और मैं कैच भी ले लूँ। तो मुझे क्या करना रहेगा? तो मुझे कुछ करना रहेगा, पहले मुझे समझना होगा कि उस बॉल के पास क्या क्या करेक्टर है, वो लेकर के क्या क्या करेक्टर तो लेकर के आ रही है। उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास मासेस भी है, तो उसके मासेस कितना है, उसकी वेलोसिटीज कितनी है, उसका मोमेंटम कितना है। जब मैं उन सब को स्टडी कर लूँगा तब मैं जा कर के ये तब जा कर के मैं ये तय कर सकता हूँ कि मुझे बॉल को इस तरीके से पकड़नी चाहिए और मैं इस तरीके से पकड़ूंगा तो मेरे हाथों पे फोर्सेस कम लगेगा। ये सब कब हुआ? कब हुआ ये सब कुछ? पहले हमने स्टडी की, मेजरमेंट किया, बॉडी के कैरेक्टर्स को जाने, बॉडी की वेलोसिटीज को जानी, बॉडीज के मास को जाना, बॉडीज के मोमेंटम को जाना। तब जा कर के हमने बहुत मेहनत से 3 रूल दिए जिसको हम न्यूटन्स के 3 लॉ कहते हैं। देयर आर 3 लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो न्यूटन्स के लॉ स्टडी करने हैं अब इसके बाद, और वे तीनों लॉ फोर्स के बारे में बताते हैं कि फोर्स कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कब बॉडी रेस्ट में होगी, कब नहीं होगी, कब कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ फोर्सेस। लिख दिया मैंने? हाँ, सही नहीं लिखा? हाँ, a body will continue in rest or motion unless an external force applied on it। सिंपल सिंपल लिखा मैंने। इस न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को ये शॉर्ट में लिख दिया है। देखो इधर सुनो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन से रिलेटेड न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए। तो उसमें से फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ न्यूटन्स ने ये बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करोगे। वो रेस्ट में रहेगी, रहती है। कोई पत्थर पड़ा हुआ है बाहर सड़क पे, पड़ा रहेगा वो तो, कल देखो कल भी वही मिलेगा, परसों देखो परसों भी वही मिलेगा। जब तक उसके साथ छेड़खानी नहीं करोगे तो वही रहेगा वो। सिंपल है, ये तो नेचर का रूल है कि ए बॉडी इफ इन रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू बी इन रेस्ट। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो न्यूटन्स का ये कहना था वो मोशन में ही रहेगी, वो मोशन में ही रहेगी, चलता रहेगी वो। तो हमने फिर दोबारा वर्ड क्या यूज करे, ए बॉडी इफ अ बॉडी इन रेस्ट देन इट विल बी कंटिन्यू इन रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन देन इट विल बी इन कंटिन्यू इन मोशन। वो मोशन में ही रहेगी कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगी, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। जैसे फैन चल रहा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक इसमें करंट आ रही है। तो इसे रेस्ट में लाना है तो फोर्स अप्लाई करना होगा। तो न्यूटन्स का यही कहना था कि बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और सीधी चल रही है तो वो सीधी ही चलती रहेगी, वो मुड़ नहीं सकती है ऐसे। कब तक नहीं होगा ये? जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। आ गई बात समझ में?
ये फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, और सिंपल है ये, तो ऐसा रोल तो हम भी दे सकते थे, है नहीं, सिंपल ही है। मोशन में रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। लेकिन न्यूटन से नहीं दिया है, सबसे पहले न्यूटन ने स्टडी की थी, बट हमारी डेली लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। भाई न्यूटन से ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमने एक बार साइकिल चला करके छोड़ दी तो वो तो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर हमने साइकिल चला के छोड़ दी तो वो तो चलती रहेगी। बट ऐसा तो हमारी डेली लाइफ में होता नहीं, वो तो थोड़ी देर बाद 10-20 मिनट के बाद वो तो रुक जाएगी। या मोटरसाइकिल है, रेस लगवा के हमने छोड़ दी उसे, तो चलती रहनी चाहिए, उसे तो नहीं चलती। ऐसा नहीं होता, हमारी डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर न्यूटन की लाइफ में कहाँ से पॉसिबल हो गया भाई? न्यूटन क्या अलग था, वो क्या दूसरे मंगल प्लानिट पे था, है? तो फिर इसमें सोचो कि न्यूटन ने सही कहा या गलत कहा? गलत कहा है? नहीं, न्यूटन ने सही कहा। थोड़ी इसमें बात हमें सोचने चाहिए, ये न्यूटन ने बताई जो बातें हमें सोचनी चाहिए। देखो पहले मैं और समझाता हूँ इस लॉ को। आपने इस तरीके से एक बाउल लिया, ये बाउल लिया, और यहाँ से आपने एक मार्बल लिया, कैंचा बोलते हो जिसे आप, ठीक है, और इसे छोड़ दिया ऐसे। तो ये मार्बल, ये गोली ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी। अब न्यूटन्स के अनुसार तो ये होना चाहिए कि ये अब ऐसे ही होती रहनी चाहिए, बस क़यामत तक ऐसे ही होगी, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, ये होता रहेगा, होता ही रहेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, आफ्टर 30 मिनट्स और 1 आवर्स इट विल कम टू एट रेस्ट, ये यहाँ पे आ जाएगी, रुक गई है। इस पर बहुत मेहनत की गई, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गैलीलियो गैलीली ने, न्यूटन ने भी किया। उसने क्या किया, इसको बहुत चिकना बनाया, इस बाउल को बहुत चिकना बनाया, बिल्कुल फ्रिक्शन लेस, बहुत चिकना, ठीक है, और इसका मास भी बहुत कम रखा, और फिर छोड़ करके देखी तो उन्होंने ये देखा कि वाकई में ये तो ऐसे ही होती रहती है, ऐसे ही होती रहती है। लेकिन फिर भी रेस्ट में आ ही गई। वो रेस्ट में इसलिए आ गई क्योंकि हमारे नेचर में कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज है जो कि मोशन को कंट्रोल करती है, और उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जीते जी खत्म नहीं कर सकते। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो कंटिन्यूस नीचे की तरफ इस बॉडी पे वर्क कर रहा है, नीचे पकड़ के खींच रहा है, फटाफट खींच रहा है, उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते। न्यूटन का कहना ये था कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हटाओ, और ये जो बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यहाँ पर दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे भी खत्म करो। जितनी भी एक्सटर्नल एजेंसीज है उन सबको खत्म करो। उन सबको खत्म करने के बाद फिर मेरा एक्सपेरिमेंट करो, अगर ना प्रूफ हुआ तो फांसी दे दियो मुझे, उसने ये कहा। तो जो एक्सटर्नल एजेंसीज है उनको पहले ख़त्म करो, और फिर आप इसको अप्लाई करोगे ना तो वाकई में ही ऐसा होगा कि एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स को ख़त्म कर सकते हो क्या तुम बताओ? नहीं हो सकता, अर्थ ख़त्म करनी पड़ेगी उसके लिए, और अर्थ ख़त्म हो जाएगी तो तुम ही ख़त्म हो जाओगे, फिर एक्सपेरिमेंट कहाँ करोगे, है ना? तो एक्सटर्नल एजेंसीज हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ए बॉडी if in motion then it will be in continue in motion, but in our daily life we cannot observe it। explain करो अभी से। तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? because in our nature, in our daily to life there are external agencies are exist like gravitational forces, friction forces which oppose the motion of the body। जो मोशन को अपोज करती है वो मोशन नहीं होने देती। मोशन में मोशन मत कर, मोशन मत कर। साइकिल हमने चलाई, साइकिल चलाई, थोड़ी देर बाद रेस्ट में आ गई, क्यों? क्योंकि टायर और सड़क जो होती है उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है, वो मोशन का अपोज करता है। साइकिल मत चल मत चल मत चल, वो रुक जाती है थोड़ी देर बाद, और फिर हम 20 किलो के ऊपर 60 किलो के बैठ के उसके ऊपर चलते हैं, तो हमारे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हमारे पे लगेगा तो साइकिल पे भी लगेगा, और साइकिल
तो कौन लगाएगी? अर्थ। अर्थ पकड़ के उसे रोकेगी, रुक जा कहाँ जा रही है, भगेगी कहाँ जा रही है, रुक रुक रुक, तो मोशन वो रुक ही जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ? अकॉर्डिंग टू इट, इफ अ बॉडी इन रेस्ट देन इट विल बी कंटिन्यू इन रेस्ट। सिंपल। फिर दूसरा वर्ड बोलो, इफ अ बॉडी इन मोशन देन इट विल बी कंटिन्यू इन मोशन। सिंपल। अब बोल के दिखाओ मुझे सब। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, बोलो, आप भी बोलो, तो मेरे साथ बोलो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इफ अ बॉडी इन रेस्ट देन इट विल बी कंटिन्यू इन रेस्ट, एंड if a body in motion then it will be continue in motion unless an external force applied on it। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, और अप्लाई तो होता ही रहेगा, जैसे कि एक्सटर्नल एजेंसीज मैंने बताई, इसलिए हम इसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट इज क्लियर? ये एग्जांपल मैंने बताया, गैलीलियो गैलीली करा था ये सबसे पहले बाउल को लेकर। गैलीलियो गैलीली न्यूटन्स के परिवार से ही थे एक तरीके से, पीछे की जनरेशन है। न्यूटन्स तो बाद में आए, न्यूटन से पहले गैलीलियो गैलीली थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दूरबीन बनाई थी, उसके बारे में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, और अब हम न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ टुमारो स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।